टिकटॉक के शौक ने हाफिज कुरान नौजवान को डकैत बना दिया। कायदाबाद पुलिस ने मैट्रिक के तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया। इंकशाफ किया पहली बार डकैती के लिए निकला था। रमजान में मैट्रिक के इम्तिहान है। डाकू ने एतराफ़ किया कि उसने टिकटॉक ऐप की ख्वाहिश में डकैती की। मज़ीद जानेंगे, अनुषा जाफरी से अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए डिस्ट्रिक्ट मलीर पुलिस की एक कार्रवाई सामने आई जिसके अंदर हमने देखा था कि गुल अहमद के मैनेजर को जो है वो गोली मारकर जख्मी किया था डकैती मज़ामत के दौरान, और एक मुलजिम इसका पकड़ा गया है। मुलजिम से इंकशाफात क्या करता है ये मुलजिम, जानते? नाम क्या है तुम्हारा? इस्माइल। क्या करते हो? हम डकैती करते हैं। और क्या करते हो? और तुम क्या करते हो? मैं स्कूल पढ़ता हूँ मैट्रिक का, और कुरान हाफिज सबक पढ़ने जाता हूँ। वो मेरे पीछे आया, बस वो डकैती करने जाते। कौन पीछे आया? अब्दुलरहमान मेरा साथी है, वो मेरे पीछे आया। अब्दुलरहमान नाम है उसका। मेरा गेट टकटकाया, बोले बाहर निकल। जब मैं बाहर निकला, उसने मेरे को बोला आजा उधर जाते तेरे को बात करता हूँ। मैं गया, बोले आजा डकैती के लिए जाते। मेरे साथ पिस्तौल भी है, बाइक भी है। बस मैं उसके साथ बैठ गया। हम जैसे पहला वारदात के लिए जा रहे थे, अलकरम मिल जा रहे थे, जैसे बंदे के ऊपर पिस्तौल रखा, हमने उसको बोला मोबाइल दे, वो नहीं दे रहा था। बस मेरे दोस्त ने डायरेक्ट मार दिया। जब मार दिया, हम डायरेक्ट आ गए घर पे। मैं घर पे आया, उसने अपने पिस्तौल रखा। मैं घर पे आया, बस अब्बू ने मेरे को डायरेक्ट इधर लाए थाने। अच्छा ये बताओ कि तुम मैट्रिक पढ़ रहे हो और जो तुम्हें उसने बोला कि डकैती करना चाह रहा है, तुम्हारे कोई खौफ नहीं आया कि तुम पकड़े जाओगे या तुम करने का जा रहे हो? तुमने मुस्तकबिल खराब कर लिया अपना। ये मेरे को पता नहीं था मैडम। अच्छा, अगर नहीं पकड़े जाते डकैती के दौरान फिर क्या करते? फिर हम एक मोबाइल हमारे को चाहिए था, हम वापिस आ रहे थे। एक मोबाइल चाहिए। क्यों चाहिए था? बस मेरे को चाहिए था मैडम, इस्तेमाल करने। मोबाइल तुम्हारे मोबाइल नहीं है? नहीं। तुम मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए तुमने सोचा डकैती करके छीन के मैं मोबाइल इस्तेमाल करूंगा और बच जाऊंगा पुलिस से? हाँ मैडम, मेरे को पता नहीं था कि ये मेरा बंदे को मारेगा। मेरा दोस्त है जो अब्दुलरहमान नाम है, वो शराब पिए हो, तो मेरे को पता नहीं था ये बंदे को मारेगा डायरेक्ट, इसलिए मेरे को पता नहीं था। तुम्हें उसने क्या कहा था कि मोबाइल छीन के तुम्हें देगा? हाँ। तुम किसी और का मोबाइल यूज करते? डकैती का छीना हुआ है? क्यों करते? मैं टिकटॉक चलाता मैडम। टिकटॉक। मोबाइल तुम किस लिए छीन रहे थे, पूरा बताओ। मेरे को मोबाइल इसलिए छीना कि मैं उस पर टिकटॉक चला रहा था। टिकटॉक चलाना था? हाँ, इसलिए मोबाइल छीना। टिकटॉक का अकाउंट है तुम्हारे पास? नहीं। टिकटॉक से मुतासिर हुए तुम? जोर से बोलो ना। हाँ। हैं? कहाँ देखी टिकटॉक? किसी के मोबाइल पे देखे। फिर मेरे को भी शौक आ गया, मैंने बोला मोबाइल लो। मेरे घर वाले मोबाइल नहीं ले सकते मेरे लिए। फिर मैंने उसके साथ गया, पकड़ा गया। टिकटॉक के शौक में मोबाइल छीनने की कोशिश की। कह रहा है कि टिकटॉक चलाने का शौक था, घर वाले मोबाइल लेकर दे नहीं सकते, इसलिए मैंने टिकटॉक अकाउंट बनाने के लिए से मोबाइल डकैती में छीना और छीन कर उस पर मैं छीने हुए मोबाइल में टिकटॉक चलाता। और ये मैट्रिक का तालिब इल्म है, पेपर भी इसके रमजान में मैट्रिक के, और ये अपने साथी जो उसका आदि मुजरिम है डकैत, उसके साथ गया। उस डकैत ने, इसके साथी ने उसको कहा कि तुम्हें मोबाइल छीन कर दूंगा, तुम टिकटॉक चलाना इसके अंदर। और हम देख रहे हैं कि एक टिकटॉक ऐप के खातिर जो है वो डकैतियां भी अब कराची में होने लगी है। जी। अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली लड़की जुमा के अस्पताल पहुंचने के मामले की तहकीकात जारी। अस्पताल पहुंचने वाले पुलिस अफसर को एसएसपी साउथ महरोज अली ने तलब किया था। डीआईजी साउथ असद रजा ने बताया कि वाक़े से मुतालिक सब इंस्पेक्टर न्याज का बयान ले लिया गया है। सब इंस्पेक्टर न्याज दरख्शां थाने में तैनात था और 15 मददगार की इतला पर अस्पताल पहुंचे थे और जख्मी हालत में पहुंचने वाली लड़की जुमा का वालिद भी अस्पताल पहुंच चुका था। डीआईजी साउथ ने कहा कि मुतासरा लड़की अब भी चाहे तो मुकदमा दर्ज करा सकती है। तफसीलात अनुषा जाफरी से लेंगे। अनुषा, बताइएगा। अनुषा हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको बताते चलें कि अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली लड़की जुमा के अस्पताल पहुंचने के मामला की तहकीकात जारी हैं। बताइएगा अनुषा। अरमगान के तशद्दुद से जख्मी होने वाली जुमा के अस्पताल पहुंचने का मामला है। अस्पताल पहुंचने वाले पुलिस अफसर को एसएसपी साउथ महसूर अली ने तलब किया था। डीआईजी साउथ असद रजा ने मौक़िफ़ दिया है कि वाक़े से मुतालिक सब इंस्पेक्टर न्याज का बयान जो है वो ले लिया गया है। पुलिस अफसर न्याज रक्षा थाने में तैनात था। 15 मददगार की इतला पर पुलिस टीम अस्पताल पहुंची थी। जख्मी हालत में पहुंचने वाली लड़की जुमा का वालिद भी अस्पताल पहुंच चुका था। पुलिस और अस्पताल
पुलिस और अस्पताल की जानिब से जे मुतासरा लड़की को जिला अस्पताल मुंतकिल करने का कहा गया। कानून कार्रवाई के लिए जे मेडिकल करवाने का कहा। जुमा के वालिद ने किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया, जबकि डीआईजी साउथ असद रजा ने कहा है कि मुतासरा लड़की को बजाय अस्पताल ले जाने के वो घर ले गए। डीआईजी साउथ ने ये मौक़िफ़ दिया है कि मुतासरा लड़की अब भी चाहे तो मुकदमा दर्ज करवा सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के बाद डिफेंस के रिहायशियों ने आला हुकाम को खत लिख दिया है। मुल्ज़िम अरमगान के वालिद के खिलाफ डीएचए रूल्स की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। हालिया वाक़यात की वजह से डीएचए के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात लाहक हो गए हैं। खत का मतन, खत के जरिए मुतालबा किया गया है कि अरमगान के ज़रिए इस्तेमाल बंगला नंबर 35 के असल मालिक को सामने लाया जाए। बात करने के लिए उसामा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल मूसा, देखें ये मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस है, उसके बाद जो है वो डिफेंस के रिहायशियों ने जो है वो अब आला हुकाम को खत लिख दिया है कि डीएचए रूल के खिलाफ वर्जी करने पर अरमगान और उसके वालिद कामरान अजहर कुरैशी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। खत में जो है वो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि हालिया वाक़यात की वजह से डीएचए के रिहायशियों को सिक्योरिटी खदशात जो है वो पैदा हो गए हैं। अरमगान के जेर इस्तेमाल बंगला नंबर जो 35 है, जो खैबान मोमिन में वाक़िया है, उसके असल मालिक को जो है वो सामने लाया जाए। अरमगान के वालिद कामरान अजहर कुरैशी से भी जो है वो बंगले को खाली करवाया जाए। और खत में यह भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि अरमगान के जेर इस्तेमाल बंगले में मुतादिद बार जो है वो हवाई फायरिंग के वाक़यात पेश आए हैं, जिसकी वजह से इलाके में खौफ और हिरास की जो है वो फिजा फैल जाती है। 2023 से 2024 के दौरान बंगले में गैर कानूनी तौर पर शेरों को भी रखा गया था। अरमगान कुरैशी जो है वो 100 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखता था, जिसके बायस जो है जब वो इलाके में निकलता था तो खौफ और हिरास फैल जाता था। अरमगान अपने गार्ड्स के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजमीन जो है वो इनको हिरासत करने में भी मुलव्विस है। खास में ये भी मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि 8 फरवरी को बंगले में जब अरमगान और पुलिस के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें फायरिंग के तबादले के बाद जो है वो दीगर रिहायशी जो है वो डिफेंस के अपने घरों में महसूर हो गए, तो उनको शदीद जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा था। अब ये बताइएगा कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे हम देख रहे हैं कि कई साल से इनकी हरकतें मशकूक थी, तो क्या इससे पहले कोई शिकायत नहीं की गई, कोई खत नहीं लिखा गया डीएचए के रिहायशियों की तरफ से? मूसा, ये कोई एक पहली वारदात नहीं है, इससे कबल भी जो है ये मुख्तलिफ डिफेंस के एरिया में ही वारदातें ये कर चुका है। किसी को कभी टायर पंचर किसी का कर दिया फायर मार के, लेकिन डीएचए के लोग भी जो है वो भी इलाका मकीन खौफ और हिरास थे, क्योंकि जब ये घर से निकलता था तो 30 से 35 गार्ड लेकर निकलता था। अगर कोई इसको कुछ कहता था तो उसको धमकी दे देता था। इसने जो है सिर्फ एक बंगला नहीं, इसके अलावा भी जो है वो 2-3 बंगले और किराए पर लिए हुए थे, जहां पर ये गैर कानूनी सरगर्मियां चला रहा था। पुलिस भी जो है वो इसके साथ कहीं ना कहीं मुलव्विस थी, और ये कुछ भी अगर कोई इसके खिलाफ कार्रवाई करता था तो ये उसके खिलाफ और मजीद उसको डराता था, धमकाता था, उसको धमकियां देता था। लेकिन अब जब ये पुलिस इसमें मौक़िफ़ में मुस्तफ़ा कत्ल केस हुआ है, अरमगान जब गिरफ्तार हुआ है, तब डीएचए के दीगर जो मकीन है उनकी जानिब से आला हुक्काम, डीजी रेंजर्स, पुलिस और दीगर जो हुक्काम है उनको खत लिखा गया है कि अब इस घर को जो है वो खाली करवाया जाए, और दीगर भी जो है मौक़िफ़ अख्तियार किया गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। और अब कोई टैक्स चोरी नहीं कर सकेगा, एफबीआर का टैक्स चोरों के खिलाफ बड़ा फैसला। अब कंप्रेसर्स मोटर्स के दरामद कुनिंदगान को कस्टम्स, सेल्स और इनकम टैक्स अदा करना होगा। स्टील, स्क्रैप, लोहे के दरामद कुनिंदगान से EFC की सहूलत वापस ले ली गई है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से, बताइएगा। एफबीआर का बड़ा फैसला है, स्टील, स्क्रैप और लोहे के दरामद कुनिंदगान से एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम की सहूलत वापस ले ली गई है। एफबीआर ने कस्टम रूल 2001 में तरमीम करके SRO 204/2025 जारी कर दिया है। सहूलत वापस लेने का मकसद बड़े पैमाने पर EFS के गलत इस्तेमाल को रोकना है। EFS से स्टील और लोहे के स्क्रैप को खारिज कर दिया गया। अब कंप्रेसर और मोटर्स के दरामद कुनिंदगान को कस्टम, सेल टैक्स और इनकम टैक्स अदा करना होगा। कुनिंदगान जो है स्क्रैप मुकामी मार्केट में फरोख्त करेंगे तो वो सेल टैक्स इनवाइस जारी नहीं कर सकेंगे। इससे जो टैक्स चोरी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, एफबीआर का कहना है। और टैक्स माहिरीन का कहना है कि मुकामी स्क्रैप या कंप्रेसर स्क्रैप खरीदेंगे तो वो पूरा 18% सेल टैक्स देना होगा उनको। और EFS में जो तब्दीलियां की हैं उसमें इनपुट इस्तेमाल की मुद्दत में कमी की गई है, और बैनुल-अक़वामी टेंडर पर फराहमी या पाकिस्तानी मंसूबों को इस्तेमाल देने के लिए साजिद को रीबॉक सिस्टम से डिक्लेयर करना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हुकूमत का खवातीन में मुफ्त SV मोटरसाइकिलें तकसीम करने का फैसला। सिंध काबीना कल 30 करोड़ रुपए की मंजूरी देगी। कल होने वाले सिंध काबीना इजलास का एजेंडा जारी।
मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से, बताइएगा। जी हाँ, ये सिंध हुकूमत का एक और बहुत बड़ा फैसला है कि खवातीन को मुफ्त इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। सिंध काबीना के कल के इजलास में इस मकसद के लिए 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जाएगी। ये ईवी मोटरसाइकिलें कुरानंदाजी के जरिए खवातीन में तकसीम की जाएंगी। सिंध काबीना का कल सुबह 9 बजे इजलास होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इस काबीना के एजेंडा में जो दीगर उमूर हैं उनमें गन्ने का जो नर्ख है वो मुकर्रर करना है, सूबे में गंदम की खरीदारी और खराब पड़ी हुई गंदम की निकाली का मामला है, डाउ मेडिकल कॉलेज के लिए लाइफ फाउंडेशन का क़याम है, सिंध फिशरीज के कानून में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी, सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के लिए नए चीफ एग्जीक्यूटिव की तकरीरी का फैसला है, सूबाई सिक्योरिटी यूनिट के क़याम के लिए ब्रिगेडियर टायर्ड इनाम हक को कंसल्टेंट मुकर्रर करने की मंजूरी है और कराची वाटर एंड सेवरेज सर्विसेज के प्रोजेक्ट पर भी गौर किया जाएगा कल काबीना के इजलास में। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, सिंध हुकूमत का तालीम के फ़रोग़ के लिए अहम फैसला। 6ठी, 9वीं और 10वीं जमात के तलबा को फ़ीकस 3500 रुपये अदा किए जाएंगे। महकमा स्कूल्स ने तलबा का डाटा तलब कर लिया। रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट ने रीजनल डायरेक्टर्स को ख़त अरसाल कर दिया। आज़ाद नहुड़ियों से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, सिंध हुकूमत का अहम इकदाम यानी अहम फैसला सामने आया कि सिंध हुकूमत ने एक बार फिर से वो बच्चियां जो प्राइमरी स्कूल से आगे पढ़ नहीं सकती हैं या पढ़ नहीं पाती हैं तो उनके लिए अहम इकदाम उठाया गया है कि उनको मुआवजा देने का फैसला कर लिया गया। ये मुआवजा यूनिसेफ की माली इमदाद के तहत दिया जाएगा। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम का इदारा रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट प्रोग्राम उन्होंने बाकायदा तौर पर तमाम जो डायरेक्टर रीजनल हैं उनको खत अरसाल किया। ये खत कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, शहीद बिनाबाद और मिर्तुखा डिवीजन के डिविजनल डायरेक्टर को अरसाल किया गया और खत में लिखा गया है कि तमाम तर जो तालिबात इस वक्त प्राइमरी स्कूल पास कर चुकी हैं और 6ठी, 9वीं और 10वीं जमात में ज़ेर तालीम है, उनका डेटा फौरी तौर पर रिफॉर्म सपोर्ट यूनिट को अरसाल किया जाए, जिसके बाद महकमा स्कूल तालीम इनको माहाना जो सालाना जो मुआवजा है वो 3500 रुपये अदा करेगा ताकि वो तालिबात आगे तालीम पढ़ सकें और उनको उनकी माली इमदाद हो सके। इस हवाले से रीजनल डायरेक्टर को यह भी कहा गया है कि तमाम जो जिला के 30 जिला उनके DO और तमाम स्कूल्स के जो हेड मास्टर्स हैं उनको भी हिदायत की जाए कि तमाम पर जो डेटा है वो फराहम करें ताकि महकमा स्कूल तालीम इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए, क्योंकि इस वक्त ये मुआवजा जो 6ठी, 9वीं और 10वीं जमात के तालिबात यानी बच्चियां जो ज़ेर तालीम है या स्कूल से बाहर है उनको अदा किया जाएगा और 6ठी जमात में दाखिला के लिए भी इनको वालिदैन को मुआवजे के लिए पाबंद किया जाएगा या उनको नसीहत की जाएगी या उनके लिए मुहिम चलाई जाएगी ताकि उनकी बच्चियां आगे पढ़ सकें। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम का एक बड़ा फैसला सामने आया ताकि तालीम को फ़रोग़ दिलाने के लिए इन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और ताकि आगे बच्चियां तालीम हासिल कर सकें। इस हवाले से यूनिसेफ यानी आलमी इदारे की माली इमदाद से ये मुआवजा अदा किया जाएगा। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाकायदा तौर पर इस पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। इससे कुछ साल कबल जो है महकमा स्कूल तालीम यूनिसेफ की मदद से मुआवजा अदा करता था, लेकिन माली इमदाद बंद होने के बाद में ये मुआवजा बंद किया गया, जिसके बाद बच्चियां स्कूल से पढ़ने से रह गई, जिसके बाद जो महकमा स्कूल तालीम ने फैसला किया कि बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाने के लिए इस पर अमल दरामद का आगाज किया जाए। इस पर अमल दरामद के आगाज के लिए ये फैसला किया गया है और बाकायदा तौर पर जो है खत अरसाल करके तमाम रीजनल डायरेक्टर से जो बच्चों का डेटा मांग लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गवर्नर सिंध के उम्मीद की घंटी इनिशिएटिव की गूंज फैसलाबाद तक पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने फैसलाबाद के नौजवान उस्मान चनियोटी की पुकार सुन ली। फैसलाबाद के उस्मान चनियोटी ने गवर्नर कामरान टिसोरी से मुलाकात की ख्वाहिश की थी। बात करेंगे सैयद जुबैर राशिद से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी की उम्मीद की घंटी इनिशिएटिव की गूंज फैसलाबाद तक जा पहुंची है। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने फैसलाबाद की नौजवान उस्मान चनियोटी की पुकार सुन ली। फैसलाबाद के उस्मान चनियोटी की गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी से मुलाकात की शदीद ख्वाहिश थी। एक इंटरव्यू में उस्मान चनियोटी ने गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बेहद तारीफ की। उम्मीद की घंटी दीगर सूबों के लिए एक काबिल तनकीद मिसाल है, उस्मान चनियोटी ने अपने इंटरव्यू में ये कहा। जबकि उस्मान चनियोटी ने ये भी
कहा कि गवर्नर सिंध अवामी खिदमत और फलाह महदूद के लिए शबरूस मुतहरिक है। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत 50,000 नौजवान IT तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। उस्मान चिनीटी की फरमाइश पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिटूरी ने जो है उस्मान चिनीटी की पुकार जो है वो सुन ली है और जैसे गवर्नर सिंध जो है बरतानिया वापस लौटेंगे तो इस नौजवान से मुलाकात करेंगे। ठीक है, मुलाकात की जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। सच्चल थाने की हदूद में रिहाइश पजीर खुरम शाह की गुमशुदगी का मामला भी ज़ेरे समाअत आया, जो 2021 से लापता हैं। सैयद सत्तार शाह ने इस हवाले से दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि खुरम शाह महकमा पुलिस में हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तैनात थे। मज़ीद जान लेते हैं, मुमताज जमाली से अपडेट कीजिएगा इस पर। बिल्कुल, देखिए आज सिंध हाई कोर्ट कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। ये इन दरख्वास्तों पर समाअत जो है जस्टिस जफर अहमद राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की है। इसमें दरख्वास्त गुजार सैयद सत्तार शाह का कहना है कि सच्चल थाने की हदूद में रिहाइश पजीर खुरम शाह 2021 से गायब है। लापता शहरी महकमा पुलिस की हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तैनात था। वकील का कहना था कि गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने पुलिस दरख्वास्त गुजार का बयान कलमबंद करने की हिदायत की थी। दरख्वास्त गुजार ने अपने बयान जो है अब वो कलमबंद करा लिए हैं, जबकि इसमें सूरत हाल की वजाहत के लिए मुतल्लिक़ इदारों के अफसरान को खतूब लिखने की अदालत ने हिदायत कर दी है। अदालत ने यह भी हुक्म दिया है कि मुतल्लिक़ इदारे के अफसरान के जवाब की रिपोर्ट 9 अप्रैल को जो है अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया है। पाक कानूनी थाने के हदूद के रिहायशी हिदायतुल्लाह की गुमशुदगी के खिलाफ दरख्वास्त और फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं। उसमें दरख्वास्तदार का कहना था कि हिदायतुल्लाह की गुमशुदगी के बाद के बारे में कुछ इतला नहीं कि वो कहाँ है और किस हाल में है, लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत कर फरीकैन की रिपोर्ट तलब कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। शहर कायद में मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद, दिन भर सुरमई बादलों का राज बरकरार रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में कराची दूसरे नंबर पर है। मौसम का अहवाल बताएंगे रिमशा इस्माइल। जी बिल्कुल, शहर कायद का मतला जो है वो मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है और इस वक्त बादल छाए हुए हैं। आज दिन भर इसी तरह जो है वो बादलों का राज बरकरार रहेगा। इस वक्त शहर कायद का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त शुमाल मशरिक़ सम से 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, जबकि हवा में नमी का तनासुब 52% है। इस वक्त हम बात करें शहर के फ़ज़ाई मेयार की, तो शहर का फ़ज़ाई मेयार जो है आज जो है वो ख़राब है। इस वक्त जो कराची जो है वो पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि हवा में आलूदा ज़रात की मिक़दार जो है वो 168 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड की जा रही है, जो कि इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। अब अगर हम बात करें शहर कायद के इलाकों की, तो इस वक्त लांडी, माए कोलाची, शार फैसल, गुलशन इकबाल, कोरंगी, ये वो तमाम इलाके हैं जो इस वक्त फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासर हैं। लिहाजा माहिरीन ने शहरियों को यही मशवरा दिया है कि शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी, कोरंगी एरिया में निस्फ माह से पानी की बंदिश है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि रमज़ान मुबारक की आमद से कबल पानी की फराहमी की सूरत हाल बेहतर बनाई जाए। मज़ीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, कोरंगी 3.5 नंबर के रिहायशी इलाके से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। पानी हर आदमी की बुनियादी ज़रूरत होती है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो पानी है उसकी फराहमी कई रोज़ से बंद है। रमज़ानुल मुबारक की आमद है और यहाँ के मकीन जो हैं वो शदीद परेशान हैं क्योंकि पानी उनको फराहम नहीं किया जा रहा। यहाँ के मकीनों का ये भी कहना है कि वो पानी के बिल बिला नागा जो है वो भरते हैं, लेकिन किल्लत आब जो है वो उनको मुसलसल घेरे हुए है। इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। बड़े साहब, क्या सूरत हाल है, पानी क्यों नहीं आ रहा? सर जी, पानी यहाँ जो है बड़ा मुश्किल है पानी आना, और बड़ी जद्दोजहद के बाद जाके कहीं पानी थोड़ा बहुत मिलता है, और उसके बाद जो है ना तकरीबन समझ लो कि 15 से 20 दिन पूरे इलाके में पानी नहीं है। तकरीबन 400-500 घर हैं ये यहाँ पर वाइट एन के अंदर जिसमें पानी नहीं है। आज पहले पानी आता था मगर बीच में फिर पानी खत्म हो गया। अब पानी जो सूरत, ये जो पानी पहले आप बता रहे हैं आता था, उसमें नागा कितने रोज का होता था और किस तरह आता था? पहले तो ये था कि 1 दिन का नागा, 2 दिन का नागा होता था। अब तो 15-15 दिन, 20-20 दिन का नागा हो जाता है। अब ये पिछला हफ्ता पूरा नागे में गया है और ये हफ्ता दूसरा शुरू हो गया है। यानी पानी तो बुनियादी जरूरत है, ये बताइए फिर लोग अपनी जरूरत किस तरह पूरी क्या करते हैं? फिर जरूरत ये है कि कुछ टैंकर डलवाते हैं, कुछ छोटी गाड़ियों से डलवाते हैं,
इस तरीके से अपनी ज़रूरत पूरा करना है। कुछ लोगों ने अपनी बोरिंगें करवाई हुई हैं, जब कहाँ उस बोरिंग में कहीं मीठा पानी निकलता है, कहीं कड़वा पानी निकलता है, गुजारा कर रहे हैं बेचारे। पानी के बिल वगैरह पेड होते हैं यहाँ? तकरीबन पेड करते हैं लोग पानी के बिल वगैरह। बिल्कुल, पानी के बिलों की अदायगी के बावजूद यहाँ पे शदीद किल्लत आब है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि यहाँ पर एहतजाज भी हुआ, मुजाहरे भी हुए, लेकिन किल्लत आब का मसला जो है वो हल करने में इंतज़ामिया नाकाम है। मुतालबा किया जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल जो है पानी की फराहमी को बेहतर बनाया जाए। जी, माह रमज़ान करीब आते ही खजूर बाज़ार में फ़रोख्त बढ़ गई। पंजगोर, ईरान, सऊदी अरब और इराक़ की मुख्तलिफ़ इक़साम की खजूरें दस्तयाब हैं, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि इस बार खजूर कम मिक़दार में आई है। मज़ीद जानने की काविश मेमन से बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की खजूर बाज़ार में। यहाँ की रौनकों में इजाफा हो गया है। उसकी वजह यह है कि रमज़ान की आमद है और हर शख्स ये चाहता है कि खजूर से इफ्तारी करे। अब मेरे साथ मार्केट एसोसिएशन के हनीफ बलोच मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हनीफ साहब, ये बताइएगा खजूरों की कीमतें क्या हैं और डिमांड कैसी देखी जा रही है? देखो, खजूर की कीमतें जो है पिछले साल की तरह बरकरार हैं, बड़ी नहीं है, लेकिन खजूर वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। इस वजह से जो है ना, अभी खजूर की डिमांड जो है अभी आएगी, किस तरह होगा ये बात की बात है, लेकिन फ़िलहाल तो खजूर की रेटें ज़्यादा होलसेल महंगा हो जाता है। रिटेलर जो है ना, वो कहीं जाकर कहीं खुद अपनी मर्ज़ी से बेचता है, तो हम नहीं करते। होलसेल मार्केट चढ़ी नहीं है, वही उसी तरह कीमत है। शक्कर की खजूर शॉर्ट है कि सैलाब की वजह से शक्कर जो है ना बहुत पिट गया है, आई नहीं है। आई भी है, उसको पानी लगी हुई है, लेकिन ज़्यादा नहीं बिकती वो। डिमांड अच्छी है क्योंकि होलसेल में रेट नहीं बढ़ा। हाँ, डिमांड अच्छी है, होलसेल में रेट नहीं बढ़े हैं। तो अभी फ़िलहाल तो है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी कम है। लोग जो है ना, जिसे 10 किलो खरीदना था वो 5 किलो खरीद रहा है। रिटेल में कीमतों को कंट्रोल होना चाहिए। हम जो है ना, होलसेलर अगर मुनासिब सूटेबल रेट में देते हैं तो रिटेलर को भी चाहिए कि वो आवाम के साथ सही। हनीफ बलोच मेरे साथ मौजूद थे, कहते हैं कि होलसेल की सतह पर इस बार खजूरों की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त मार्केट में मुख्तलिफ इक़साम की खजूरें वाफिर मिकदार में मौजूद है। अलबत्ता उन्होंने मुतालबा किया है कमिश्नर कराची से कि रिटेल की सतह पर जो खजूरों की कीमतें उनको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाए। कराची में गोश्त खरीदना शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। गाय और बकरे के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। गाय का बगैर हड्डी गोश्त सरकारी कीमत 952 के बजाय 1600 रुपए में फरोख्त। दुकानदार कहते हैं कि माल महंगा आ रहा है, सस्ता कैसे बेचें। तफसीलात जानते हैं मीर केरियो से। जी देखिए जी, बिल्कुल माह रमज़ान करीब है और शहर कायद में अगर हम गाय और बकरे के गोश्त की कीमतों की बात करेंगे तो साल 2024 के नवंबर के महीने में सिंध हुकूमत ने खासतौर पर कमिश्नर कराची ने गाय और बकरे के गोश्त के हवाले से कि सरकारी कीमतें जारी की थी, जो कि अब तक वही मुकर्रर है। अगर हम सरकारी और बाजारी कीमतों की फ़र्क की बात करेंगे तो बगैर हड्डी के जो गाय का गोश्त है उसकी जो सरकारी कीमत है वो 950 रुपये फ़ी किलो, जबकि उसकी बाजारी कीमत तकरीबन 1600 रुपए फी किलो पर मौजूद मुकर्रर है। हम दुकानदारों से बात करेंगे, जो गोश्त फरोश है उनसे भी बात करेंगे कि ऐसे फर्क की क्या वजूहात है, कौन सी ऐसी असबाब है जिनकी वजह से गोश्त इतना महंगा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये बताएगा कि सरकारी और बाजारी कीमतों में बहुत बड़ा फर्क आ रहा है, क्या वजूहात है, क्या अखराजात है जिसकी वजह से ये कीमतें बढ़ी हुई है? जहाँ से हम लोग माल खरीदते हैं ना, जहाँ से हम माल खरीदते हैं वहीं इतना महंगा है, तो हम क्या कर सकते हैं? जब हमें इतना महंगा वहां से मिलेगा तो हम यहाँ महंगा ही जाहिर बात है बेचेंगे। हमारा खर्चा इतना है माल के ऊपर, तो वो हम क्या करेंगे? ये तो हुकूमत को खुद चाहिए ना कि यहाँ आन के जुर्माने करती है। जहाँ से हम माल खरीदते हैं वहां हमें माल दिलाओ और हमारी कीमत रखो, आप प्रॉफिट इतना रखो, इतने का बेचो, सही ना? इससे ज्यादा माल जो ना पाकिस्तान से ज्यादा तो बाहर मुल्कों में जा रहा है। अब एक जानवर हम ये 10 किलो का बकरा जो है 22,000 का 23,000 का ले रहे हैं, उस पर खर्चे डाल के वो हमें 25 किलो पड़ रहा है 10 किलो गोश्त, तो आप खुद लगा ले क्या किलो पड़ गया, हम किस तरह बेचेंगे? अच्छा, ये बताएगा कि क्या आपको जुर्माना जो लगता है वो इसे हर रोज यहाँ पर लगता है, कोई कौन से महकमे से ये जुर्माना किया जाता है? नहीं, बस मैं जहाँ तक वो है कि ये रमजान में ज्यादा करते हैं, वरना 3 महीने में 4 महीने में आगे अपनी पैदा करके और चले जाते। अब आपको बताया कि कस्टम्स हुकाम की जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कार्रवाई। 4 मुसाफिरों को हिरासत में लेकर 62 आईफोन बरामद कर लिए। खुर्शीद रहमानी से तफसीलात लेंगे, बताइएगा।
जी कराची की जिला इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो कस्टम हुकाम ने कार्रवाई की है। कार्रवाई के नतीजे में 4 मुसाफिरों को तफ्तीश में रोका गया, जिसके बैग से जो है वो 62 आईफोन्स बरामद किए गए जिनके नॉन पीटीए थे। और उसके अलावा डिप्टी कलेक्टर तफसील कशमाला तहसीन का ये कहना है कि 4 मुसाफिरों की जब तलाशी ली गई, उनसे सवाल पूछे गए तो जवाब वो तसल्ली बख्श ना दे सके। जबकि जब सामान की तलाशी की तो उसके उनके बैग से 4 मुसाफिरों के बैग से जो है वो 62 आईफोन्स बरामद की, जिसकी मालियत जो है वो 6 मिलियन से ज्यादा जो है वो बताई जा रही है। मुसाफिरों को हिरासत में ले लिया गया है, तफ्तीश का दायरा कर बढ़ा दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क और मुल्हिका अरबों रुपए की ज़मीन पर कब्जा। सिटी 21 की खबर पर इंतजामिया मुतहरिक। सिटी 21 की निशानदही पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी। पुलिस की भारी नफरी सिटी 21 की खबर पर सरकारी ज़मीन वागजार कराने पहुंच गई। आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ ही सिटी 21 ने यह खबर ब्रेक की थी और अब इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। सिटी 21 की निशानदही पर बड़े ऑपरेशन की तैयारी। बात करेंगे आजिज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस वक्त मैं बेनज़ीर भुट्टो पार्क के बैक साइड पर मौजूद हूँ, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ पार्क की दीवार तोड़कर अरबों रुपए की ज़मीन पर मुसल्लह अफराद ने कब्ज़ा किया था। इस वक्त जो नज़र आ रहा है कब्ज़ा अभी भी बरकरार है और मुसल्लह अफराद अभी भी मौजूद हैं। लेकिन फ़र्क ये हुआ है कि यहाँ पर पुलिस की एक भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। ये मैं आपको पुलिस की मोबाइलें दिखा देता हूँ। कम से कम 4-5 जो हैं पुलिस की मोबाइलें मौजूद हैं, लेकिन पुलिस दूर खड़ी है। जहाँ पर ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है वहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि मुसल्लह अफराद अभी भी मौजूद हैं। मैं आपको वो गली दिखाता हूँ, इस गली से आप अंदर देख सकते हैं। ये सामने प्लाट है जिस प्लाट पे कब्ज़ा किया गया है और ये सामने शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्क की दीवार है। दीवार तोड़कर उसके साथ लैंड ग्रेबर्स के अफराद ने जो है टेंट लगाया है। इस टेंट के अंदर और बाहर दीवार के ऊपर मुसल्लह अफराद मौजूद हैं। हमने उनकी फुटेज भी बनाई है। हमने यहाँ पुलिस से मालूमात ली है कि आया आप कब्ज़ा ख़त्म करवाने आए हैं या क्यों आए हैं, लेकिन पुलिस का यहाँ पर मौक़िफ़ है कि हम जो हैं पुलिस का ये कहना है कि हम जो हैं यहाँ पर बस ये हमें हुक्म है कि यहाँ पर हम खड़े हैं, अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। तो मुसल्लह अफराद मौजूद हैं, अभी तक अंदर जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। ज़मीन पर जो कब्ज़ा है वो अभी भी बरकरार है। सिटी 21 ने कल इसकी निशानदही करवाई थी, उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुँची है। गुज़िश्ता रोज़ यहाँ पर एक काफ़िला गुज़र रहा था, उन पे भी मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की थी और सिटी 21 की टीम पर भी हवाई फायरिंग की थी, जिसके बाद हमने जान बचाकर हम बाहर निकले थे। इस वक्त भी कब्ज़ा बरकरार है, मुसल्लह अफराद हमें नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता फ़र्क ये है कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये है कि पुलिस आया कोई कार्रवाई करती है या किसके लिए यहाँ पर मौजूद है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाक बहरिया की मश्क सी गार्ड 2025 के सी फेस का शुमाली बहरा अरब में इनेकाद। सी गार्ड मिशन ने गहरे पानियों में हादसे से निपटने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मश्क का कामयाब इनेकाद साली सिक्योरिटी के लिए पाक बहरिया के अज़्म का इजहार है। नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी इस वक्त शुमाली बहरा अरब में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शुमाली बहरा अरब में, PMSS कश्मीर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आज पाकिस्तान नेवी की जानिब से सी गार्ड मश्क का दूसरा रोज़ है। समंदर में गहरे पानियों में इस वक्त जो है वो अमली मश्क का मुजाहरा किया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी की एक बोट है और इसने इस मश्क का अमली मुजाहरे में हिस्सा लिया है। और आप कैमरामैन मिरागा रफ़ीक आपको दिखाएंगे वो सामने एक ऑरेंज कलर की सामने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की एक बोट वहाँ पर इन्होंने फेंकी है। जिस तरह से अगर कोई हादसा रोनुमा होता है तो ये पाकिस्तान मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी की बोट वहाँ पर फ़ौरन पहुँचती है। पहुँचने के बाद जो है वो किस तरह से समंदर में अपने
जवानों को उतारती है और फिर वो उस बोट्स के ज़रिए और उस हादसे में जो लोग शिकार हैं उसको रेस्क्यू करती है। JMICC को वो SOS कॉल रिसीव होती है, उसके बाद जो है वो दीगर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। आज की इस मश्क में बहरी कज़ाकों से निपटने, उसके अलावा जो मंशियात की रोकथाम और उसकी कंट्रोल के लिए किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है वो भी दिखाया गया है। उसके अलावा जो हमारे डिफेंडर तैयारा है वो भी इस मश्क का हिस्सा है। दूर दराज आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो बोट्स हैं पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की, उसके अलावा पाकिस्तान नेवी की शिप इसमें हिस्सा ले रहे हैं। PMSS कश्मीर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज इस मश्क का दूसरा रोज़ है। मश्क जो है वो 28 फरवरी तक जो है वो ये सिलसिला इसका जारी और सारी रहेगा। जी।